नए ज्ञान संरचना का हिस्सा बनती हैं और नए ज्ञान संरचना का हिस्सा बनकर वे अपने अस्तित्व को स्थापित करती हैं। तो जाहिर है कि जो जिज्ञासा है, जो आदिम प्रवृत्ति है मनुष्य की, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, किसके लिए किया, ये तमाम चीजें जो आदिम जिज्ञासा है वह मनुष्य की तमाम कल्पनाशीलता, यथार्थ और कलात्मकता को अपने भीतर समोए हुए है। एक ही बात को कि क्या हुआ कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने बचपन में लौट जाइए, देखिए सबसे बढ़िया स्टोरी टेलर कौन था। कहानी तो वही होती थी, राक्षस की, परी की, रामायण की, महाभारत की, भूत की, है ना, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की। तो ये सारी कहानियां अच्छे तरीके से सुनाता कौन था? दादा दादी। सबसे, या दादा दादी के अलावा भी कोई और, सारे, जरूरी नहीं है रक्त संबंध वाले दादाजी, पूरा गांव या पूरा कस्बा ही आपका दादा, जो भी बुजुर्ग है वो दादाजी हैं। तो कौन उसमें बढ़िया से सुना सकता है? और ये जो सबसे ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करता था वो सबसे बढ़िया स्टोरी टेलर था। तो कहानियां वही आदिम जिज्ञासा की हैं। सवाल है कि उसमें कल्पनाशीलता और यथार्थ को किस मात्रा में आप संयोजित करें कि वो बेहतरीन तरीके से संप्रेषित हो सके। तो ये आदिम जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है ये पत्रकारिता के मूल में भी है और किसी भी तरह की रचनाशीलता के मूल में है, क्योंकि ये मनुष्य निकृत है, मनुष्य ने बनाया है। जिज्ञासा और जिज्ञासा को शांत करने का उपक्रम ये मनुष्य की ही जिज्ञासा है और मनुष्य को ही इसको शांत भी करना है। तो इसके तरीके कैसे हैं, कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसके अलग अलग ढंग मनुष्य ने निकाले हैं। तो कहानी कहना अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से कोई पत्रिका निकालकर किसी एक विषय पर सामग्री संयोजित करना या अनेक विषयों पर सामग्री संयोजित करना जिसका कोई एक खास मीनिंग हो, कोई एक खास अर्थ हो। आपने क्यों लिखा है, ये इतनी मोटी पत्रिका है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और हर रचना अलग अलग बात कह रही है। इसमें पहली रचना जो मैंने देखा कि पैदल चलने के लिए, एक कविता है कि पैदल चलने के लिए आशा की जरूरत होती है, और फिर वो इसी तरह से वो 3-4 पंक्तियों की कविता खत्म होती है और अन्य सामग्री आखिर तक जाते जाते आपको कई तरह की विविधता मूलक सामग्री मिलती है। लेकिन इन सभी सामग्रियों का एक ना एक उद्देश्य है। किस लिए ये संयोजित किया आपने? क्योंकि आप बताना चाहते हो कि मनुष्यता और आशा दोनों अन्योन्याश्रित हैं, भाव के रूप में और एक अच्छे विचार के रूप में। आशा का जो भाव है और आशा का जो विचार है वो आसानी से छोड़ दिया जाने वाला नहीं है। इसी तरह से मनुष्य और मनुष्यता एक भाव है, यह भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं है। और कोई ना कोई मैसेज है आपका, इस पूरी पत्रिका की सामग्री के साथ एक मैसेज है आपका, एक संदेश है तो ये माध्यम प्रोडक्ट है, लेकिन फर्क है कि ये हाथ से लिखा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि इसमें आपने मशीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, पोथी युग की पत्रिका है, बिल्कुल नहीं। आपने फोटोकॉपी किया है, आपने और भी कई चीजें मशीन के जरिए इसमें शामिल की है। हाँ, तहरीर आपकी है और सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या सोचकर, मुझे नहीं पता रचना जी, पल्लव जी, विमलेंदु जी और आप सब साथी क्या सोचकर हस्तलिखित पत्रिका निकाल रहे हैं, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ है जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग हस्तलिखित पत्रिका निकालने के पीछे जो कलम और कागज, हाथ और दिमाग का जो सहयोग है, शायद इसको बचाए रखना चाहते हैं। और जैसे ही आप कलम, कागज, दिमाग और हाथ इस सहयोग को बचाना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आप सिर्फ जिसकी राइटिंग सुंदर है उससे लिखने कह रहे हैं। नहीं, राइटिंग हो सकता है, इसमें तरह तरह की राइटिंग है, तरह तरह के लेख, हस्तलेख है, और कोई ज्यादा अच्छी है, कोई बिल्कुल मोती जैसी है, कोई थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन है, विविधता है। तो इस ये भी तो हो सकता था ना कि जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी मोती जैसी
राइटिंग है, सुलेख है, उसी को कहा जाता है कि तुम सारे लेख इसमें लिख दो और फोटोकॉपी करवा देते। 100 पन्ने ही तो लिखने थे, लेकिन ऐसा संपादकों ने नहीं किया है। इसमें विविधता है। इस विविधता को रखने के पीछे जो चीज आज सबसे ज्यादा दांव पे लगी हुई है, संभवतः आपके शिक्षक, आपके अन्य सहयोगी सदस्य उसको बचाना चाहते हैं, और मेरी निगाह में वह है आपकी स्मृति और आपके अपने विचार। इसको बचाने की जरूरत है। आज है क्या? आज सबसे बड़ा संकट देखिए, कभी कभी दुनिया के विकास क्रम पर देखती हूँ तो मुझे लगता है दुनिया गोल है। कितनी भी तरक्की कर ले, लौट के हम वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था। सबसे नया उदाहरण है ये एआई। क्या खतरा है एआई से? क्या दिक्कत है? सहयोग तो बहुत है। आपको क्या जरूरत है इस तरह की पत्रिका निकालने की? जितनी मनोरंजन की सामग्री आप चाहते हैं, कविता, कहानी, आप कहिए ना, उससे तुरंत आपको दे देगा। फिर हस्ताक्षर क्यों पढ़ना? एआई से क्या खतरा है? क्यों नहीं जा रहे आप लोग? और जाते भी हैं तो क्यों संकोच करते हैं? सबसे बड़ा खतरा जो एआई से है, और देखिए कैसे वो खतरा पहले भी था और आज भी है। एआई से जो सबसे बड़ा खतरा है वो है प्रामाणिकता का। प्रामाणिकता नहीं है वहां। ज्ञान है, ज्ञान का पुष्टिकरण नहीं है, ज्ञान का लेजिटिमेशन नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि पता चले कि एआई ने आपके सामने जितने वाक्य और जितने पन्ने रख दिए हैं, इसको लिखने वाला कौन है? पहले किसने लिखा होगा इंटरनेट पर, जिसको बटोर कर खंगाल कर आपके सामने वह एक शब्द के एल्गोरिदम को पकड़कर आपके सामने पटक रहा है। तो प्रामाणिकता का ही आज सबसे ज्यादा संकट है, जबकि तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है। और थोड़ा सा और पीछे जाइए, हिंदी खड़ी बोली के साहित्य इतिहास की तरफ चले जाइए। सबसे बड़ा संकट रामचंद्र शुक्ल को क्या फेस करना पड़ा? प्रामाणिकता का। प्रवृत्ति और प्रचुरता तो ढूंढ ली उन्होंने कि चलो जी, रासो काव्य इतने लिखे गए तो प्रवृत्ति तो तय हो गई कि आदिकाल कह लेंगे या रासो काव्य कह लेंगे या वीरगाथा काल कह लेंगे। लेकिन प्रामाणिकता कहां से सिद्ध करेंगे? उसके लिए क्या तरीका होगा? और यही प्रामाणिकता का संकट जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आरंभ में, यानी हिंदी भाषा के आरंभ में था, वही आज फिर से सामने आकर खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि हस्ताक्षर जैसी पत्रिका है, इसमें एक एक चीज प्रामाणिक है, जिसकी राइटिंग है उस व्यक्ति को आसानी से आप चिन्हित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इस बच्चे ने लिखा या उस लड़की ने लिखा या उस विद्यार्थी ने लिखा। उसका नाम होगा, शायद मैंने अभी देखा नहीं है, नीचे उसका नाम भी जरूर होगा जिसने उसको उसकी प्रति तैयार की। इसी तरह से लेखक, अब तक आपने क्या देखा? रचना के साथ लेखक का नाम होता है, और जब लेखक को कहीं उसको सर्टिफाई करना होता है कि हाँ ये रचना उसी ने लिखी थी, तब अखबार का नाम, पत्रिका का नाम, पत्रिका का प्रथम पृष्ठ, ISBN नंबर, ISSN नंबर, दुनिया भर की चीजें लेखक प्रोवाइड कराता है, लेखक देता है। और इसमें जो नई चीज ऐड है, जुड़ी हुई है, वो क्या है कि जो लिपि जिसने लिखी है, प्रतिलिपि जिसने तैयार की है, उसका भी नाम है। तो विश्वसनीयता का एक और पक्ष यहाँ से आपके सामने उपस्थित है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मशीन के इस्तेमाल के बावजूद, मास प्रोडक्शन का हिस्सा होने के बावजूद, अंततः ये, जैसा कि वाल्टर बेंजामिन ने कहा, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिस चीज का किया गया है, फोटोकॉपी मशीन है। वाल्टर बेंजामिन 21वीं सदी के कला रूपों की बात करते हुए कहते हैं कि 21वीं सदी कैसी होगी? प्रतिलिपियों की संस्कृति को लाने वाली होगी। पटेल चेस्ट जिंदाबाद, है ना? प्रतिलिपियों की संस्कृति को लाने वाली होगी, यानी अब अद्वितीयता की बात आप भूल जाइए, यूनिकनेस की बात आप भूल जाइए। कोई चीज अद्वितीय नहीं। आप एक ही चीज का, एक ही रचना की हजारों प्रतिलिपि बना सकते हैं और अदृश्य पाठक को एक साथ, एक समय में उपलब्ध करवा सकते हैं।
तो ये जो प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी है, इसने बहुत सारी चीजों के लिए, साहित्य के लिए भी एक नए किस्म की चुनौती पैदा की। और आज हम 21वीं सदी में ही हैं। वाल्टर बेंजामिन ने बहुत पहले इस सदी की कल्पना की थी और उसने 21वीं सदी में कला रूप किस तरह से होंगे और क्या क्या चीज कलाओं के साथ जो मूल्यबोध जुड़ा है वो नष्ट होगा, उसकी परिकल्पना करके लंबा विवेचन किया था। मैंने बहुत पहले 93 के आसपास 93-94 में वाल्टर बेंजामिन की उस पुस्तक पर और उसके उस निबंध पर एक आलेख लिखा था जो कलकत्ता, एक पत्रिका प्रकाशित होती थी कलकत्ता, वहां छपा हुआ आलेख है मेरा। तो मुझे अभी आपकी इसको फोटो प्रति देखकर मुझे ध्यान आ रहा है कि वाल्टर बेंजामिन ने तो बहुत पहले कहा था कि ये जो फोटो प्रतियों का युग है और फोटो प्रति जब हम कराते हैं तब हम क्या करते हैं, किताब के साथ जुड़ी हुई जो अद्वितीयता की भावना है, पवित्रता की भावना है, अनटचेबिलिटी की भावना है, इस पुस्तक को आप छूइए मत, ये बहुत पवित्र पुस्तक है। यह पुस्तक अपने मूल्य के कारण अथवा अनुपलब्धता के कारण अथवा विश्वास और आस्था के कारण अथवा अन्य किसी